और तो सावधानियां में एक ये भी हो जाएगा, है ना। लेक्चर नंबर 6 है आज, जो आप लोगों को होमवर्क हमने दिया था उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, कि मशीन के भार की दक्षता के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। टेढ़ी मोड़ी वस्तुओं को उतारते चढ़ाते समय हुकों को भली प्रकार से फंसाया जाना चाहिए। कुशल कारीगरों के द्वारा ही क्रेन एवं मशीनों को ऑपरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, और हुकों को ठीक प्रकार से लगाना चाहिए। क्या है, हुकों को ठीक प्रकार से लगाना चाहिए। हुकों को ठीक प्रकार से लगाना चाहिए ताकि वो खोलने ना पाए, ठीक है, गिरने ना पाए। और उसके बाद आपका अगला पॉइंट होगा कि उंगलियों तथा हाथों को हुक एवं भार के बीच से फंसने से बचाना चाहिए। यानी कि उंगली हो चाहे हुक हो, इन सारी चीजों को भार उठाते समय आपस में एक दूसरे से फंसने से बचाना चाहिए। पता चला आप हुक लगा रहे हो, उसी में आपका हाथ फंस गया, ठीक है, तो आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है। फिर उसके बाद हॉइस्ट से उठाई गई मशीन को गिरने से रोकथाम के लिए मार्ग भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमने कोई सामान या भारी वस्तु मशीन के द्वारा उठा करके ले जा रहे हैं, बाय द वे अगर रस्सी ढीली हो जाए या कोई जोड़ टूट जाए, तो अगर वो नीचे गिरता है तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ताकि वो चीज नीचे न गिरने पाए। अदरवाइज नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति या काम करने वाले कारीगर जो है उनको भी क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हल्का सपोर्ट या सहारे का प्रयोग करना चाहिए। फिर सामान उठाने वाले सभी उपकरण उचित डिजाइन एवं आकृति के होने चाहिए। ठीक है, और उत्थापक मशीनें अर्थात लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाली मशीनों की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। उनका रख रखाव, अनुरक्षण एवं मरम्मत किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रेन और लिफ्ट मशीन को अनुपात भार से अधिक भार पर नहीं चलाना चाहिए। क्रेन हो चाहे लिफ्ट हो, अगर उसके अनुपातिक भार से ज्यादा होता है तो वैसे ही लिफ्ट ओवरलोड ओवरलोड का सिग्नल देना आरंभ कर देती है। जब कभी भी आप कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होंगे तो लिफ्ट में जैसे ही चढ़ते हैं, अगर आवश्यकता से ज्यादा वेट होता है तो ओवरलोड लिख देता है। ठीक है, तो एक इच्छित या डिजायर्ड लोड पर ही उसको चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इसके सावधानियों में। अब आगे की तरफ चलते हैं, जो हमें जरूरी चीजें अब आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपको हमने होमवर्क के रूप में दिया था। हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इंडक्शन motor and other rotating and other rotating other rotating electrical machine। ठीक है, प्रेरण मोटरों तथा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरण मोटरों तथा अन्य घूर्णी विद्युत मशीनों के संस्थापन एवं उनके पूर्ण चालन की जांच। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो
या रोटेट करने वाली कोई भी डिवाइस हो, मशीन हो, ठीक है, तो उनका हम संस्थापन, यानी कि जब उसको ला करके हम अपने प्लांट में या उसको हाउस में जब संस्थापित करते हैं, तो उस संबंध में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, ठीक है, और उनके चालन चालन मतलब ऑपरेशन के दौरान कौन कौन सी जांच करनी बेहद जरूरी होती है, तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला नोट कीजिएगा, लिखिएगा प्रेरण मोटर तथा अन्य प्रेरण मोटरों एवं विद्युत मशीनों के संस्थापन एवं उनके चालन के लिए निम्न निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, के लिए निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो निम्न बातें कौन कौन सी हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा, मशीनों, इंग्लिश में लिखा देते हैं, इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, acceptance and storage, acceptance acceptance and storage at side, पहला पॉइंट। कहने का मतलब कि मशीनों को स्वीकार करना तथा उचित स्थान पर भंडारण करना, मशीनों को स्वीकार करना, यानी कि खरीदना लेना, है ना, स्वीकार करना, आपने उस मशीन को खरीद के लाया, मंगाया और उसको एक्सेप्ट किया, यानी कि स्वीकार करना तथा उनका भंडारण करना, उचित स्थान पर उचित स्थान पर भंडारण करना मतलब रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका साइज ऑफ फाउंडेशन, साइज ऑफ फाउंडेशन साइज ऑफ फाउंडेशन एंड कंट्रोल केबल, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब मशीनों को हम ले आएंगे तो उसको किसी न किसी फाउंडेशन के ऊपर स्थापित करेंगे, तो लिखिएगा फाउंडेशन का आकार एवं फाउंडेशन फाउंडेशन का आकार एवं निर्माण कार्य, जब आप किसी मशीन को लेके आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक आप फाउंडेशन बनाएंगे जिस पर मशीन को आप रखेंगे, है ना, स्थापित करेंगे, नट बोल्ट से कसेंगे, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं कि सारे अलाइनमेंट को व्यवस्थित प्रकार से उसको स्थापित करना, ठीक है। अब उसके बाद विद्युत आपूर्ति एवं नियंत्रण केबलों को बिछाना, विद्युत आपूर्ति एवं इलेक्ट्रिक केबलों को बिछाना, लेइंग ऑफ सप्लाई एंड कंट्रोल केबल, ठीक है, विद्युत केबलों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत नहीं चल रहा है, विद्युत आपूर्ति एवं नियंत्रण केबलों का बिछाना, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर
अब लिखिए विद्युत मोटर एवं मशीनों को संस्थापन के लिए तैयार करना। विद्युत मशीन एवं मोटर को विद्युत मशीन एवं मोटर को संस्थापन के लिए तैयार करना। को संस्थापन हेतु तैयार करना। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इंस्टॉलेशन मेकिंग द मोटर मशीन, मेकिंग द मोटर comma machine ready for installation, ready for installation। ठीक है, यानी संस्थापन करने के लिए तैयार करना। पहला तो कहाँ काम करेंगे, इन सारी चीजों को, जितने भी कंट्रोल डिवाइसें हैं, चाहे केबल वगैरह है, अन्य ऑपरेटिंग डिवाइसेस, ऑक्सिलरी हेल्पिंग, ऑक्सिलरी कह लीजिए चाहे हेल्पिंग कह लीजिए, जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम मंगाएंगे। ठीक है, और उनको उचित स्थान पर भंडार गृह में स्टोर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद साइज ऑफ द फाउंडेशन एंड कंट्रोल केबल, है ना। तो जब हमको मशीन को जमीन पर स्थापित करना है तो पहले उसके लिए हम इस तरीके से फाउंडेशन तैयार करेंगे, सीमेंट बालू का, कंक्रीट का। ठीक है, और इसमें बोल्ट वगैरह जमीन के अंदर गाड़ेंगे, फिट करेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर ला करके हम मशीन को स्थापित करेंगे। ठीक है, स्थापित करने के बाद यहाँ पे नट बोल्ट लगा के कस देंगे। ठीक है, और ये हमारे मशीन का संस्थापन हो गया। ठीक है, ये हमारी मोटर स्थापित हो गई। ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा सब प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और ये उसका हुक वगैरह है, उस बेस में उसमें स्थापित कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितनी ऊंचाई पर ट्रंच बनेगा। ट्रंच का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा, वह गड्ढा जिसके अंदर से हम केबल को ले आएंगे, केबल को लाएंगे और मोटर में हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, मोटर के अंदर हम कनेक्शन करेंगे और फ्लेक्सिबल पाइप लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको जमीन से कितनी ऊंचाई पर इसका बोर्ड वगैरह लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितने ऊपर लगाएंगे, स्विच कहाँ लगाएंगे, स्टार्टर कहाँ लगाएंगे, कंट्रोलिंग डिवाइसेस कहाँ लगाएंगे और सप्लाई कहाँ से ला करके देंगे, ये सारी चीजें आप व्यवस्थित करेंगे। तो आपका आ गया कि साइज ऑफ फाउंडेशन एंड कंट्रोल केबल। फिर उसके बाद लेइंग ऑफ सप्लाई एंड कंट्रोल केबल। तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, हम तारों को बिछाएंगे और उनके कंट्रोलिंग डिवाइसेस को एक उचित स्थान पर लगाएंगे। ठीक है, विद्युत मशीन या मोटर को संस्थापन हेतु तैयार करना। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं कर लिए। अब उसके बाद देखते हैं बड़ी मशीनों के कूलिंग के लिए शीतलन प्रणाली की व्यवस्था करना। बड़ी मशीनों के लिए कूलिंग, बड़ी मशीनों के कूलिंग के लिए शीतलन प्रणाली की व्यवस्था करना। लिखिएगा इंग्लिश में, इंस्टॉलेशन ऑफ कूलिंग सिस्टम। अरे नहीं, इससे पहले एक लाइन और है, पांचवा पॉइंट। चलिए आगे पीछे लिख लीजिए, याद रखना चाहिए, दिमाग में याद रहने से मतलब है। विद्युत मोटर एवं मशीन का संस्थापन, विद्युत मोटर मशीन के संस्थापन तथा शाफ्ट शाफ्ट का संरेखण। संरेखण करने का मतलब ये है कि उसके जो शाफ्ट वगैरह है, मशीन को स्थापित करते हैं तो उसकी जो शाफ्ट वगैरह है किसी दूसरे मशीन के शाफ्ट से यदि कपल करना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि टेपर हो। जैसा कहने का मतलब, यहाँ पे हमने कोई मशीन यहाँ पे स्थापित कर दी, अब एक मशीन हमने यहाँ पे स्थापित कर दी, अगर इन दोनों के शाफ्ट को कपल करते हैं तो कहीं ये तिरछा टेपर तो नहीं है, है ना। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा
कि दोनों मशीन को जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो दोनों का बेस एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है, और दोनों के साथ एक दूसरे से अलाइनमेंट उनका सही होना चाहिए, है ना। एक डिग्री भी तिरछा वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना ये क्या करता है, नुकसान करता है, झटका देता है, भविष्य में तोड़ देगा शर्त को, है ना, तो बहुत सारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए मोटरों के संस्थापन के दौरान उनके शाफ्ट का संरेखण करना आवश्यक हो जाता है। यानी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड मोटर, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड मोटर and the alignment, ALIGNMENT, alignment of shaft, ठीक है। आगे नोट कीजिएगा, बड़ी मशीनों के शीतलन प्रणाली का संस्थापन, इंस्टॉलेशन ऑफ कूलिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ कूलिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ दिक्कत आएगी? कोई कुछ कह रहा है? इंस्टॉलेशन ऑफ कूलिंग सिस्टम ऑफ लार्ज सिस्टम या लार्ज मशीन, ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं मशीनों की शीतलन प्रणाली का संस्थापन, यानी कि बड़ी मशीनों के शीतलन से संबंधित, कूलिंग करने से संबंधित एक सिस्टम का स्थापन करना, व्यवस्था करना, ताकि हमारी मशीनें जब काफी लंबे समय तक चलती रहती हैं या ज्यादा घंटों तक चलती है तो उसको ठंडा होने का व्यवस्था प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे हमारी मोटर की दक्षता एवं इंसुलेशन फेलर की समस्याओं से बचा जा सके, ठीक है। नहीं तो मशीनें हमारी ज्यादा देर तक चलते चलते गर्म हो जाएंगी और हमारे इंसुलेशन जो है कंडक्टर से फेल ना होने पाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए इसको रब करता हूँ। अब आगे देखिएगा, मोटर, सातवां, मोटर, मशीन इत्यादि के स्टार्टर, विद्युत आपूर्ति, केबिलों के संस्थापन की जांच, केबिलों के संस्थापन की जांच, ठीक है। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक मशीन है या मोटर है या उसमें लगा हुआ स्टार्टर है और विद्युत सप्लाई के लिए जो हम केबल वगैरह बिछाए हैं, इन सारी चीजों की भली प्रकार से जांच कर लेना आवश्यक है। कहीं कंडक्टर हमारा ओपन सर्किट तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं है, ये सारी चीजों की जांच करनी पड़ेगी। प्लस स्टार्टर के कनेक्शन उचित तरीके से हैं ये अथवा नहीं,
स्टार्टर में कोई दोष तो नहीं है, स्टार्टर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वगैरह जितनी भी सारी चीजें पहले टेस्टिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। उसके बाद इसको संस्थापित किया जाना चाहिए। पता चला आपने उसको संस्थापित करके कनेक्शन वगैरह करके ओके कर दिया, और जब इसको चलाने की बारी आई, ऑपरेशन की बारी आई, तो स्टार्टर आपका गड़बड़ निकल गया। तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए पहले ही इसकी टेस्टिंग वगैरह करके तब वहां पे उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्रारंभिक अथवा प्रारंभिक प्रारंभिक एवं शून्य भार चालन की जांच कर लेनी चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल रन, ट्रायल रन कामा नो लोड रन अंडर, नो लोड रन अंडर क्लोज सुपरविजन। ठीक है, यानी कि पहले मशीन का प्रारंभिक चालन का मतलब ट्रायल रन, कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद नो लोड पे कैसा काम कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसका कर्व क्या बन के आ रहा है, ये सारी चीजें टेस्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, नो लोड, ओवरलोड, सारी चीजें में टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग रिलेज, जब इस सब टेस्टिंग कर लेंगे तो प्रोटेक्टिव रिलेज यानी कि सुरक्षात्मक रिले, छात्मक रिले की सेटिंग एवं जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव जो रिले हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सेटिंग कर लेंगे कि कितने पे हमको यूज करना है ना, कि ओवरलोड कितना सेट करना है, नॉर्मल रेटिंग करंट कितना तो वो करना है, ये सारी चीजें उसमें हम सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद भाई हमारे मशीन की जो रिक्वायर्ड करंट होगी उसी को सेट करेंगे ना रिले में, कि उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो रिले हमारे सर्किट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मोटर अथवा मशीन, मोटर या मशीन को मशीन के पूर्ण चालन की जांच, पूर्ण चालन की जांच एवं उसे जांच, पूर्ण चालन की जांच करना एवं चालक को सौंपना। सौंपना अर्थात कहने का मतलब कि आपके घर में कोई मशीन लगवा रहे हैं या कोई ट्रांसफार्मर स्थापित करवा रहे हैं अपने लिए पर्सनली, या फिर अपने लिए कोई सोलर पैनल लगवा रहे हैं, तो आपने जिस कंपनी से संपर्क किया वो आएगा आपके यहाँ लगाएगा, और उसके बाद सारी टेस्टिंग वगैरह करके ऑपरेट करके सारा कनेक्शन वगैरह करके सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करके वो चला जाएगा और आपको सौंप देगा कि ये लीजिए आपका सारा काम हो गया है, इस तरीके से ऑन होगा, इस तरीके से ऑफ होगा, इसकी रेटेड कैपेसिटी इतनी है, लोड इतना पे काम करेगा, इस तरह से चलाना, इस तरीके से चलाना, ऐसे मेंटेनेंस करना, ये सारी चीजें आपको समझा करके वो चला जाएगा। अर्थात चालक को सौंप कर चला जाना। इसमें लिखा हुआ मोटर अथवा मशीन को के पूर्ण चालन की जांच कर लेनी चाहिए एवं उसके बाद चालक को सौंप देना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन करेगा, जो आपके यहाँ स्थापित करने वाला ऑपरेटर आएगा वो करेगा। यानी कि लिखिएगा फाइनल कमीशनिंग, फाइनल कमीशनिंग एंड हैंडलिंग, है ना, सौंपना का मतलब हैंडलिंग, हैंडलिंग ओवर टू ऑपरेटर या कस्टमर, कस्टमर ऑपरेटिंग स्टाफ। ठीक है,
या लिस्ट आपको सौंप देना। यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि किसी भी मोटर या इंडक्शन मोटर, कोई भी मोटर हो या घूर्णन करने वाली कोई भी डिवाइस हो, तो उसको संस्थापन के दौरान ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सारे 10 पॉइंट आपको बताया और 10 पॉइंट को डिस्कस करता गया हूँ, एक एक चीज के बारे में समझाता भी चला गया हूँ और ये चीजें आपको अपने नोट डाउन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। इंसुलेटर की टेस्टिंग, आइए चलते हैं इंसुलेटर की टेस्टिंग करते हैं। एक तो देखिए इंसुलेटर जो हमारा होता है, जो खंभों पे लगा हुआ होता है, उसकी टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, पृथक कार्यों का परीक्षण। ठीक है, तो पृथक कार्यों के परीक्षण के लिए कौन कौन सी तरीके हैं या किन भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए पृथक कार्यों को 3 भागों में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इंसुलेटर का जो परीक्षण होता है 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला है डिजाइन, डिजाइन टेस्टिंग। ठीक है, डिजाइन टेस्ट का मतलब अभिकल्पन परीक्षण, अभिकल्पन या डिजाइन कल्पन परीक्षण। ठीक है, अभिकल्पन परीक्षण हो गया और दूसरा हो गया आपका सामान्य परीक्षण, जनरल, जनरल या रूटीन लिखिए, रूट टेस्ट, ROUTINE, रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट को कहते हैं सामान्य परीक्षण। ठीक है, और तीसरा आता है पॉइंट आपका प्रदर्शन परीक्षण। प्रदर्शन परीक्षण को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी प्रदर्शन परीक्षण। ठीक है, तो प्रदर्शन परीक्षण 3 परीक्षण है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए डिजाइन परीक्षण के अंतर्गत अब लिखिएगा, कुछ बातें लिखा देता हूँ कि कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं डिजाइन परीक्षण के अंतर्गत। लिखिए शुष्क दमक परीक्षण, ए शुष्क दमक परीक्षण। शुष्क दमक परीक्षण, अभी ये क्या होता है भाई, ये कुछ नया नाम सुनने को मिला है, शुष्क दमक परीक्षण। तो इसको कहते हैं ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट, ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट। आइए देखते हैं ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट क्या होता है। लिखिएगा इसमें, इस परीक्षण में पृथककारी को प्रयोगशाला में लगाकर, लिखिएगा इसमें प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में पार्श्व में धीरे धीरे वोल्टता बढ़ाई जाती है। प्रयोगशाला में इंसुलेटर के पार्श्व में वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है, ताकि इसके आसपास की वायु फ्लैश ओवर होने लगे, ताकि इसके आसपास की वायु फ्लैश ओवर होने लगे। ठीक है, इतना बढ़ाया जाता है कि इनके आसपास, किसके, इंसुलेटर के आसपास जो है वायु जो होती है, इंसुलेटर के सराउंडिंग जो एयर होता है वो फ्लैश ओवर होने लगे, या चिटचिटाहट की आवाज आने लगे, है ना। तो या कोई चमक जैसी, रोशनी जैसी, हल्का सा लाइट जैसा महसूस होने लगे। ठीक है, वह वोल्टता जिस पर फ्लैश ओवर होने लगता है, तो वायु के साथ फ्लैश ओवर होने लगे, तो यह प्रक्रिया जिस पर होती है, किस पर होती है, वह वोल्टता जिस पर फ्लैश ओवर की प्रक्रिया होने लगे, दमक वोल्टेज कहलाता है। दमक वोल्टेज यानी फ्लैश ओवर वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, कुल मिला जुला के ये बात कही गई कि हम जो इंसुलेटर को लिए हुए हैं, उस इंसुलेटर के दोनों सिरों पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इस वोल्टेज को इतना बढ़ाते हैं कि इसके संपर्क सतह पर जो वायु है वो फ्लैश ओवर होने लगे, है ना। तब जाकर के यह फ्लैश ओवर जो होता है, जिस वोल्टेज पे यह फ्लैश ओवर की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, फ्लैश ओवर वोल्टेज का नाम दिया गया कि इतने वोल्टेज तक पहुंचते क्या होगा, फ्लैश ओवर की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन टेस्ट। इसके द्वारा ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इंसुलेटर जो है कितनी वोल्टता की लाइन को कितने समय तक बियर करने की क्षमता है, यह इससे निर्धारित किया जाता है। बात समझ में आ गई। यह वोल्टता न्यूनतम मानक वोल्टता से अधिक होनी चाहिए। यह वोल्टता कौन सी, ये फ्लैश ओवर वोल्टता न्यूनतम मानक कम से कम जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है उससे अधिक होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम 11 किलो के लिए 11 केवी की लाइन के लिए हम इंसुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो 11 किलो वोल्ट की लाइन को हम एक न्यूनतम मान लेते हैं और उससे अधिक वोल्टता पर उसको टेस्ट करते हैं, ताकि जब भी हम लगाएं तो 11 केवी की लाइन को वो आसानी से बियर कर सके। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट हो गया। तीनों बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए, अब अगला है, इसी में एक लाइन लिखिएगा कि वोल्टता से अधिक होनी चाहिए
तथा पृथककारी तथा इंसुलेटर इस न्यूनतम इस मिनिमम वोल्टेज को 1 मिनट तक इस वोल्टेज को मिनिमम वोल्टेज को 1 मिनट तक सहन करने में सक्षम होना चाहिए। 1 मिनट तक सहन करने योग्य होना चाहिए। सहन करने योग्य होना चाहिए। मतलब जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है इसको कम से कम जिस वोल्टेज पर ये हमारी फ्लैश ओवर वोल्टेज की प्रक्रिया शुरू हो रही है कम से कम इसको 1 मिनट तक सहने की इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट मालूम हो गया। ठीक है, जब कोई इंसुलेटर डिजाइन किया जाता है तो डिजाइन करने के बाद इसको कहीं भी बाहर सेल करने से पहले या उपयोग में लाने से पहले इसकी टेस्टिंग कर ली जाती है। ठीक है, इसके सारे मानक टेस्ट कर लिए जाते हैं। अभी 2 और हैं इसमें, एक है रूटीन टेस्ट और एक है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो एक आपने पढ़ा ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट पढ़ा। अब चलते हैं, इसको रफ करते हैं। अब चलते हैं गीला दमक परीक्षण। गीला दमक परीक्षण पे चलते हैं। तो ये तो सूखा हमने टेस्ट किया था, अब गीला पे चलते हैं। तो गीला दमक परीक्षण में करते क्या है, वेट फ्लैश ओवर टेस्ट। यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा, वेट फ्लैश ओवर, WET, वेट मतलब गीला। वेट फ्लैश ओवर टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखिएगा अंदर। हाँ, डिजाइन टेस्ट में 3 है, डिजाइन टेस्ट के अंतर्गत 3 है ना। तो ये बी आप सेक्शन डाला हमने, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट डाला हुआ है ना। तो अभी पहला के बाद दूसरे का नंबर आएगा, अभी आया नहीं है। अभी ए बी और तीसरा सी चलेगा। तीसरा भी लिखाता हूँ, पहले लिखिए इसमें। गीला दमक परीक्षण में लिखिएगा वेट फ्लैश ओवर टेस्ट में, इस परीक्षण में इंसुलेटर को व्यावहारिक रूप से लगाकर उस पर पानी की वर्षा की तरह बौछार की जाती है। उस पर पानी की वर्षा की तरह बौछार कराई जाती है। इसके पश्चात शुष्क दमक परीक्षण के समान ही, शुष्क दमक परीक्षण अर्थात ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट के समान ही वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तथा पृथककारी को इस न्यूनतम वोल्टेज को 30 सेकंड तक इसी स्थिति में सहने योग्य होना चाहिए। तथा पृथककारी को इसी स्थिति में 30 मिनट तक सहने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आवेश। 30 सेकंड बोला था, मिनट बोल दिया था क्या दोबारा वाले में? 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं आवेश आवृत्ति दमक परीक्षण। आवेश आवृत्ति दमक परीक्षण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं,
impulse frequency, impulse frequency, flashover टेस्ट, फ्लैशओवर टेस्ट लिखिएगा इसमें। इस परीक्षण द्वारा पृथक कार्यों को इस परीक्षण द्वारा पृथक कार्यों को लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण हाई सर्ज वोल्टेज की जांच की जाती है। ठीक है, इस परीक्षण में क्या होता है? इस परीक्षण में लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण यानी आकाशीय बिजली के कारण, ठीक है, आकाशीय बिजली के कारण उसमें हाई वोल्टेज यानी सर्ज वोल्टेज की जांच की जाती है। सर्ज वोल्टेज ऑफ लाइटनिंग, LIGST, लाइटनिंग स्ट्रोक की जांच की जाती है। ठीक है, सर्ज वोल्टेज ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक की जांच की जाती है। हाई सर्ज वोल्टेज, हाई शब्द जरूर लगा दीजिए, है ना। उच्च सर्ज वोल्टेज की जांच की जाती है। तो 3 हो गए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, और दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।